Hello students and welcome back to our coaching classes and today we are going to discuss about adjective. Guys, first of all मैं आपको adjective का पहले भी वीडियो बेसिक्स का बता चुका हूं जिसके अंदर हमने adjective के बेसिक फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे। अगर हम adjective की बात करें तो उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो adjective क्या होता है? ये एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, जब कभी भी आप पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की पहचान करेंगे तो वो कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन करना होगा व्हाट काइंड ऑफ से। आपको याद रखना है, जो व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करोगे और उसका जो आंसर निकलेगा वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन करो विच वन से, तो जो विच वन का रिप्लाई होता है वो भी क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, ही इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं गुड की, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, ही इज ए बॉय। व्हाट काइंड ऑफ बॉय, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या आ रहा है, गुड। तो ये जो गुड हो गया, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, तो ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। हम बेसिक्स में एडजेक्टिव के बेसिक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें पार्ट ऑफ स्पीच कैसे निकालना है, एडजेक्टिव को कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब चीजें। अब हम उनके थोड़ा सा डिटेल वर्जन को समझते हैं जो हमारे एग्जाम में एरर से मतलब किस टाइप के एरर एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार के हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हमें किस प्रकार उनको ठीक करना होता है। तो समझना, सबसे पहला जो टाइप आता है हमारा एडजेक्टिव में, वो आता है हमारा कौन सा, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो सबसे पहली बात, प्रॉपर एडजेक्टिव का जो निर्माण होता है वो होता है प्रॉपर नाउन से। ठीक है, कैसे? जो प्रॉपर नाउन होता है हमारा, वो अपने आप में एक होता है। जैसे हो गया फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, मार्क्स। ये सभी किसी ना किसी के, ये देश के नाम है, ये किसी इंसान का नाम है, राम, श्याम, मोहन, ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। इन्हीं प्रॉपर नाउन से हम क्रिएट करते हैं किसका, प्रॉपर एडजेक्टिव को। तो प्रॉपर नाउन, फ्रांस से हमने क्या बनाया, फ्रेंच बना लिया। जर्मनी से क्या बनाया, जर्मन बना लिया। स्पेन से क्या बना लिया, स्पेनिश। और मार्क्स से बना लिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, याद रखना जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पे जो आर्मी है, टैंक्स है, बुक्स है, इकोनॉमी है, ये सभी क्या है, नाउन है। अब मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ आर्मी, किस प्रकार की आर्मी है, तो आंसर क्या आया, फ्रेंच आर्मी है। तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। किससे बना है ये, प्रॉपर नाउन से बना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। जो भी प्रॉपर नाउन से बनता है एडजेक्टिव, उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे टैंक्स, व्हाट काइंड ऑफ टैंक्स, जर्मन टैंक। किस प्रकार के टैंक हैं, जो जर्मन टैंक हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, किस प्रकार की बुक है, स्पेनिश बुक है। व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी, मार्क्सिस्ट इकोनॉमी। तो ये सभी हमने जो बनाए हैं एडजेक्टिव, ये क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रॉपर नाउन से बनते हैं। अब ये तो हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव की बात। अब यहीं से हम क्या करते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव में कई बार हम क्या कर लेते हैं, दा लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, दा लगा देते हैं। जैसे इनको तो एक बार साइड में कर देते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, द फ्रेंच, मैंने क्या कहा, द फ्रेंच। तो सबसे पहले ये समझना, अगर हम आर्टिकल द लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। जैसे ही हम क्या करते हैं, दा लगाते हैं, तो उसके साथ क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। अब हमें ये पता है कि जो फ्रेंच होता है, ये अपने आप में एक भाषा भी होती है, फ्रेंच लैंग्वेज होती है ना। तो जब ये अपने आप में एक भाषा हो, अकेले हो, तो ये क्या बन जाता है, ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। लेकिन अगर इसके साथ दा लगा दूं मैं, तो क्या बन जाता है, ये लैंग्वेज बन जाता है, वहां के लोग बन, सॉरी, यहाँ के क्या बन जाता है ये। अगर हम सिंपल फ्रेंच लिखें तो ये क्या बनेगा, भाषा बनेगी। ठीक है, अगर हम क्या बोलें, फ्रेंच लैंग्वेज, तो ये क्या बनेगी, भाषा। लेकिन अगर मैंने दा लगा दिया तो ये क्या बनेगी, वहां के रहने वाले लोग, यानी कि जो फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस के लोग, उनको हम क्या बोलेंगे, द फ्रेंच बोलेंगे।
क्लियर है जी ये चीज। अब देखो एक चीज और समझना, प्लूरल कॉमन नाउन क्या होता है। जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ दा लगा देते हैं और तब हम कोई उसको एज ए सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे रिच एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है, वीक एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, इससे पहले हमने क्या लगा दिया, दा। तो दा लगते ही ये क्या बन गया आपका, प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। इसको हम प्लूरल कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा, द स्ट्रॉन्ग oppresses द वीक। जो पावरफुल वर्ग होता है, स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या है, जो भी पावरफुल वर्ग होता है वो क्या करता है, दबाने की कोशिश करता है, ओप्रेसिस करता है कमजोर वर्ग को। द वीक का क्या मीनिंग है यहाँ पे, कमजोर वर्ग। अब हमें पता है जो द स्ट्रॉन्ग है ये क्या है, हमारा प्लूरल कॉमन नाउन है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो यहां से ईएस हटा दो और ये हो गई प्लूरल वर्ब। क्लियर है जी ये चीज। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है, विच वन का रिप्लाई होता है। इसका जो पहला टाइप होता है वो होता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण हम किससे करते हैं, प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन जैसे यहाँ पे हो गया फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, मार्क्स, और इन्हीं से हमने निर्माण कर लिया प्रॉपर एडजेक्टिव का। जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, मार्क्सिस्ट, ये सभी हमारे क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। अगर ये एडजेक्टिव हो गए तो किसके साथ आएंगे, ये किसी ना किसी नाउन के साथ आएंगे। ऐसे ही यहां से एक चीज और समझना, अगर हम इनकी बात करें, अगर ये अकेले आ जाएं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, मार्क्सिस्ट, अगर ये अकेले आ जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, लैंग्वेज बन जाते हैं। और जब ये लैंग्वेज बन जाते हैं तो ये प्रॉपर नाउन होते हैं। लेकिन अगर हम इसके साथ कुछ और लगा दें, फ्रेंच आर्मी, जर्मन टैंक्स, तो उस सिचुएशन में क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। कौन से एडजेक्टिव बनते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके साथ दा लगा दें, इनके साथ क्या लगा दें, दा लगा दें, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे द फ्रेंच क्या हो गया, फ्रांस के लोग हो गए। जैसे द रिच क्या हो गया, अमीर वर्ग। द पुअर क्या हो गया, गरीब वर्ग। द वीक क्या हो गया, जो कमजोर वर्ग है। और द स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, जो ताकतवर वर्ग है। कंप्लीट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, द। और याद रखना ये क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बनता है। यानी इसके साथ जो वर्ब लिखेंगे वो हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अब हम कुछ सेंटेंस डिस्कस करेंगे, तो एक बार आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। अब प्रॉपर एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, ये 5 क्वेश्चन हैं, इनके सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच निकालेंगे और उसके साथ साथ हम इनके एरर भी फाइंड आउट करेंगे। तो समझते हैं। द फ्रेंच इज द मदर टंग ऑफ फ्रेंच। जो फ्रांस की मदर टंग है वो क्या है, फ्रेंच है। अब देखो, मैं आपको ऑलरेडी उसमें कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूं कि अगर हम प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ, जैसे हो गया फ्रेंच, फ्रेंच के साथ अगर हम दा लगा देते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, फ्रांस के लोग हो जाते हैं। यानी फ्रांस के व्यक्ति, फ्रांस के वर्ग, वहां के रहने वाले लोग। लेकिन अगर हम दा को नहीं लिखते और डायरेक्ट लिखते हैं फ्रेंच, तो आपको पता है फ्रेंच अकेले में क्या बन जाती है, एक लैंग्वेज बन जाती है। क्या बन जाती है, एक लैंग्वेज बन जाती है। अब तीसरी चीज क्या है, अगर हम प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ एक नाउन लिख दें, जैसे फ्रेंच आर्मी, तो जैसे ही हम नाउन लिखते हैं तब ये क्या बन जाता है, आपका प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम समझा चुके हैं। तो थोड़ा सा ये जो दा बनता है ना, दा प्लस प्रॉपर एडजेक्टिव जो बनता है, ये प्लूरल कॉमन नाउन बनता है और ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है। दा हटा दिया तो लैंग्वेज बन जाती है। अगर हम इसके साथ कोई नाउन लिख दें तो क्या बन जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। अब देखो एक चीज समझना,
द फ्रेंच इज द मदर टंग। अब मुझे एक चीज बताओ, द फ्रेंच, फ्रांस के लोग जो हैं वो मदर टंग तो हो नहीं सकते। मदर टंग क्या होगी? उनकी भाषा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे भाषा चाहिए। अगर हमें यहाँ भाषा चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? हमें फ्रेंच लिखना पड़ेगा और दा को हटा दो, तो यहाँ पे तो आ गया फ्रेंच। ठीक है। अब यहाँ पे जो इज है ये क्या है? आपकी लिंकिंग वर्ब है। क्या है जी? लिंकिंग वर्ब है। क्यों है लिंकिंग वर्ब? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो बी की फॉर्म होती है अगर इसके साथ कोई और वर्ब आए जिसके अंदर डूइंग हो रही हो तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। लेकिन अगर ये अकेले आती हैं तो ये मेन वर्ब बन जाती हैं, और मेन वर्ब में इनको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। यानी जो फ्रेंच है, जो अभी हमने सही किया है, जो लैंग्वेज है, इसको सब्जेक्ट को हमें किससे जोड़ना है? मदर टंग। ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये मदर टंग है, ये क्या है हमारा? ये है जी हमारा कंपाउंड नाउन। तो ये हमारा क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। अब देखो एक चीज समझना, फ्रेंच इज द मदर टंग, यहां से तो हमने सही कर लिया, फ्रेंच भाषा क्या है? मदर टंग है। अच्छा, ऑफ क्या हो गई? प्रेपोजिशन। मैंने क्या बताया? प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आते, उसके साथ क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट जरूर आता है। तो फ्रेंच क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। स्ट्रक्चर तो सही है, मीनिंग देखते हैं। फ्रेंच भाषा मदर टंग है किसकी? फ्रेंच भाषा की नहीं, एक्चुअल में एक किसकी भाषा होगी? फ्रांस के लोगों की। तो हमें यहाँ पे फ्रेंच नहीं लिखना, हमें क्या लिखना पड़ेगा? द फ्रेंच। क्यों? क्योंकि द फ्रेंच का मीनिंग होता है फ्रांस के लोग। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? द फ्रेंच। तो हमने यहाँ पे दो एरर थे और दोनों को सही कर लिया। पहला तो क्या, यहां पे हमने फ्रेंच लिखा क्योंकि हमें यहां पे क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए। फ्रेंच लैंग्वेज इज द मदर टंग ऑफ द फ्रेंच। अब मीनिंग क्या हुआ? जो फ्रेंच भाषा है वो क्या है? वो मदर टंग है फ्रांस के लोगों की। तो पहला सेंटेंस इस प्रकार से हमने सही कर लिया। चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। पांडुचेरी वॉज रूल्ड बाय फ्रेंच इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। पांडुचेरी पर रूल किया गया फ्रांस के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद भी। अब एक चीज समझना, सबसे पहले तो क्या करना, हमें सभी पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने हैं। पांडुचेरी क्या हो गया हमारा? सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, वाज क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। रूल्ड क्या हो गई हमारी? मेन वर्ब हो गई। मैंने क्या कहा? अगर बी की फॉर्म अकेले आए तो वो क्या बनेगी? मेन वर्ब होगी, यानी लिंकिंग वर्ब। लेकिन अगर वो किसी और वर्ब के साथ आए तो क्या होगी? वो हेल्पिंग वर्ब होगी। तो वाज हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद क्या है? बाय। बाय हमारी क्या हो गई? प्रेपोजिशन हो गई। ठीक है। यहां पे बाय क्या हो गई? प्रेपोजिशन। अच्छा, प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट जरूर आता है। तो फ्रेंच क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद इवन क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो इवन को मैंने क्या लिख दिया? एडवर्ब। आफ्टर क्या होती है? एक प्रेपोजिशन होती है। फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं, प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या बनेगा? इंडिपेंडेंस बन गया आफ्टर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकल गए। लेकिन अब देखो मीनिंग क्या है? पांडुचेरी पर रूल किया गया किसके द्वारा? फ्रेंच के द्वारा या फ्रांस के लोगों के द्वारा? हमें तो पूरे फ्रांस के लोग बताने हैं ना, कि वहां के रहने वाले लोगों ने रूल किया था पांडुचेरी पे। अब जो फ्रेंच है इसका तो हम क्या मीनिंग निकाल लेंगे? इसका मीनिंग तो लैंग्वेज है। तो यहाँ पे लैंग्वेज आएगा या वहां के लोग, जो आर्मी थी? तो हमें क्या लिखना होगा? द फ्रेंच। तो यहां से एरर हो गया और हमें यहां पे लिखना पड़ेगा द फ्रेंच। और यहाँ पे द फ्रेंच का क्या मीनिंग है? कि फ्रांस के लोगों ने यहाँ पे क्या किया था? रूल किया था पांडुचेरी पे इंडिपेंडेंस के बाद भी। तो जो सेकंड सेंटेंस था इसमें क्या गलती थी? यहाँ फ्रेंच की जगह क्या आएगा? द फ्रेंच आएगा। ठीक है। तो दो सेंटेंस हो चुके हैं। तीसरा सेंटेंस देखते हैं एक बार। और हमारा तीसरा सेंटेंस है, मिस्टर वर्मा हैज बीन लर्निंग द फ्रेंच। मिस्टर वर्मा हैज बीन लर्निंग द फ्रेंच फॉर द लास्ट 6 मंथ। अब देखो सबसे पहले में क्या करना है? पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं। मिस्टर वर्मा हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया।
हैज क्या होगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब हो गई। बीन क्या होगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब हो गई। लर्निंग क्या हो गई हमारी, मेन वर्ब हो गई। अब देखो समझना, मिस्टर वर्मा हैज बीन लर्निंग वट, मिस्टर वर्मा क्या लर्न कर रहे होंगे, लैंग्वेज को लर्न कर रहे होंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, द फ्रेंच, लेकिन मैंने क्या कहा, द फ्रेंच का मीनिंग तो क्या होता है, फ्रांस के लोग। तो जो मिस्टर वर्मा है वो फ्रेंच भाषा को लर्न कर रहे होंगे, फ्रांस के लोगों को तो लर्न नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे द फ्रेंच लिखा हुआ ये गलत है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे भाषा लिखनी है, और भाषा क्या आएगी, बिना आर्टिकल के आएगी। तो यहां से द रिमूव कर दो, एरर मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेंच। तो लर्निंग क्या हो गई, मेन वर्ब, फ्रेंच हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फ्रेंच का मीनिंग क्या है, लैंग्वेज है। अच्छा, फोर क्या हो गई हमारी, प्रेपोजिशन हो गई। मैंने क्या कहा, प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आते, उसके साथ कौन आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। मंथ्स क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट है मंथ्स तो ये नाउन है। सिक्स क्या हो गया, सिक्स हमारा एडजेक्टिव, बेसिक में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव तीन टाइप के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये है हमारा कार्डिनल, 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया, कार्डिनल एडजेक्टिव। अब यहां से हमें पता चल रहा है अगर एडजेक्टिव है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए लास्ट क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। क्लियर है जी ये चीज। तो सभी पार्ट ऑफ स्पीच भी निकाल लिए और हमने एरर भी फाइंड आउट कर लिया कि जो थर्ड सेंटेंस है उसमें यहाँ द फ्रेंच नहीं, क्या आएगा, फ्रेंच लिखा आएगा, क्योंकि जो मिस्टर वर्मा है वो क्या सीख रहे होंगे, वो लैंग्वेज को सीख रहे होंगे। ठीक है, तो जो थर्ड सेंटेंस में क्या गलती थी, यहाँ पे द फ्रेंच नहीं बल्कि अकेला फ्रेंच आएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द पुअर हु लिव बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑफन निग्लेक्टेड बाय गवर्नमेंट। जो पुअर, जो गरीब वर्ग होता है, जो कि पॉवर्टी लाइन से बिलो रहता है, यानी गरीबी रेखा से जो नीचे रहता है, वो निग्लेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये है सेंटेंस का मीनिंग। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या, कि अगर आप एडजेक्टिव के साथ दा लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। तो यहाँ पे दा लगा हुआ है, द पुअर का क्या मीनिंग है, यहाँ पे मीनिंग है सभी गरीब वर्ग, यानी जो भी गरीब वर्ग में आता है उन सभी वर्ग को हम रिप्रेजेंट करते हैं द पुअर से। ठीक है, सभी हो गए, यानी ये प्लूरल कॉमन नाउन है, वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। अब देखते हैं द पुअर, व्हाट काइंड ऑफ पुअर, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या आ रहा है, ये पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक पूरी की पूरी क्लोज आ रही है। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, किस प्रकार के पुअर, जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो ये किस चीज इसका रिप्लाई है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। तो ये पूरी की पूरी जो क्लोज है ये हमारी क्या बनेगी, ये हमारी बनेगी एडजेक्टिवल क्लोज। क्या बनेगी जी, एडजेक्टिवल क्लोज। इसके सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकालने की कोशिश करते हैं। हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम प्रोनाउन के चैप्टर में। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो दो काम करता है। सबसे पहला तो कंजंक्शन का काम करता है, दूसरा काम करता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। यहाँ पे जो हु है, द पुअर इज ऑफन निग्लेक्टेड बाय गवर्नमेंट, एक तो ये क्लोज है, दूसरा है हु लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, दूसरी क्लोज है। और दोनों क्लोज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हु कर रहा है। तो ये कंजंक्शन यहां बन गया। दूसरा, लीव बिलो पॉवर्टी लाइन, इस प्रेडिकेट का ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये क्या बनेगा, दो काम कर रहा है, तो दो काम करते ये क्या बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। अच्छा, ये रिलेटिव प्रोनाउन बन गया तो लीव क्या हो गई, वर्ब हो गई आपकी, मेन वर्ब। बिलो क्या हो गई हमारी, प्रेपोजिशन हो गई। अगर ये प्रेपोजिशन हो गई तो फिर पॉवर्टी लाइन क्या बना हमारा, ऑब्जेक्ट बना। पॉवर्टी लाइन हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड नाउन बनेगा। क्या बनेगा जी, कंपाउंड नाउन बनेगा। ठीक है, इसके बाद समझते हैं। अब ये जो पुअर है ये हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल कॉमन नाउन, और ये इसी के लिए क्या आई हुई है, ये प्रेडिकेट आई हुई है। प्रेडिकेट किसकी इंफॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द पुअर है। अगर द पुअर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल कॉमन नाउन है तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ इज नहीं क्या आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पे आपको इज नहीं क्या लिखना है, आर। तो एरर तो फाइंड आउट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं बाकी बचे हुए।
ऑफन क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। अच्छा, निग्लेक्टेड क्या हो गई हमारी, मेन वर्ब हो गई। बाय क्या हो गई हमारी, प्रेपोजिशन हो गई। गवर्नमेंट क्या हो गया उसका, ऑब्जेक्ट हो गया। सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकाल दिए, एरर भी फाइंड आउट कर लिया। तो इस प्रकार हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो जो द पुअर था ये प्लूरल कॉमन नाउन था, लेकिन क्या यहाँ पे भी ये प्लूरल कॉमन नाउन है, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे तो जो द पुअर है इसके साथ क्या लिखा हुआ है, मैन लिखा हुआ है। ठीक है, द पुअर मैन हु कुड नॉट रिपे द लोन वॉज अरेस्टेड। गरीब आदमी, कौन सा गरीब आदमी, जो लोन चुका नहीं पाया, उसे पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अब यहां से एक चीज समझना, अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढूं तो द पुअर नहीं है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैन है। तो मैन हमारा यहाँ पे क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। अब जो मैन है ये तो सिंगुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो द पुअर है ना, एक्चुअल में ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मैन, द पुअर मैन। तो ये जो द पुअर है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव है। ऊपर वाले में तो क्या है, सब्जेक्ट बन रहा है, और ये सब्जेक्ट बनते ही प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। लेकिन जो नीचे वाला है इसमें, ये द पुअर जो है ये क्या काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हमें तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखनी है, हमें तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी है। अब द पुअर मैन, व्हाट काइंड ऑफ पुअर मैन, हु कुड नॉट रिपे द लोन, ये पूरा का पूरा जो क्लोज है, हु कुड नॉट रिपे द लोन, ये हमारी कौन सी क्लोज है, ये हमारी एडजेक्टिवल क्लोज है। एडजेक्टिवल क्लोज है। एडजेक्टिवल क्लोज क्यों बनी, क्योंकि ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। कौन सा गरीब आदमी भाई, वो गरीब आदमी जो क्या नहीं कर पाया, लोन चुका नहीं पाया। तो ये तो पूरी की पूरी हमारी एडजेक्टिवल क्लोज हो गई। इसके अंदर अगर हम देखें तो हु हमारा क्या है, सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, सब्जेक्ट है, दूसरा कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। तो इस हु को मैं क्या बोल लूंगा, इस हु को मैं बोल लूंगा रिलेटिव प्रोनाउन। देखो नीचे वाला मैं मिटा रहा हूं एक बार, ये जो हु है यहाँ पे दो काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं, दो काम करते हैं। प्रोनाउन में मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस बता चुका हूं। हु इस प्रेडिकेट कुड नॉट रिपे द लोन का क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरा, द मैन वाज अरेस्टेड, ये होगी एक क्लोज। दूसरी होगी हु कुड नॉट रिपे द लोन, दूसरी क्लोज। दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। अगर ये दो काम कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा, कुड हो गई हमारा मोडाल से हेल्पिंग वर्ब। नोट क्या हो गई हमारी, एडवर्ब हो गई। रिपे हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। रिपे व्हाट, लोन। तो लोन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द पुअर मैन। द पुअर मैन तो सिंगुलर है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है तो मैन है। द पुअर है वो एडजेक्टिव है, तो मैन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वाज है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है। अरेस्टेड क्या हो गई हमारी, मेन वर्ब हो गई। ये हो गया फुल स्टॉप। और जो लास्ट फिफ्थ सेंटेंस है ये आपका क्या है, ये आपका नो एरर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सभी प्रॉपर एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी एरर आते हैं एग्जाम में उनको देख लिया है, सीख लिया है। इनकी प्रैक्टिस कीजिए और साथ के साथ आपको असाइनमेंट भी मिल जाएंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं एडजेक्टिव के, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आगे वाले जो कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं उनसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, और वो क्या है, एडवर्ब का कॉन्सेप्ट। क्योंकि आगे के जितने भी एरर्स आएंगे उनमें एडवर्ब का हर जगह लगभग इस्तेमाल होगा। तो एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। तो समझना, बेसिक में तो हम पढ़ चुके हैं एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली जो एडवर्ब होते हैं वो किस चीज के रिप्लाई होते हैं, जब कभी भी आप व्हेन, वेयर, हाउ इनसे क्वेश्चन करते हो तो उनके जो आंसर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। और हम एडवर्ब के टाइप भी डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स में, जो हमारी स्टार्टिंग की वीडियोस हैं। अब हम थोड़ा सा क्या समझते हैं कि जो एडवर्ब होता है ये क्वालिफाई कर सकता है प्रेपोजिशन को भी, कंजंक्शन को भी और पूरे के पूरे सेंटेंस को भी। ठीक है, कैसे समझना,
यहाँ पे स्लाइटली एक एडवर्ब है, यहाँ पे एग्जैक्टली एक एडवर्ब है, और यहाँ पे फॉर्चुनेटली एक एडवर्ब है। अब देखो कैसे ये क्वालिफाई करता है, कैसे ये स्ट्रेस डालता है। जैसे समझना, पहले सेंटेंस के हम पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं। दे हिट राजेश स्लाइटली बिलो हिज नी। उन्होंने राजेश को हिट किया स्लाइटली उसके नी से बिलो। देखो समझना, दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हिट हमारी क्या होगी, वर्ब हो गई। दे हिट हुम, राजेश, तो राजेश हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दे हिट राजेश। अब जो बिलो है ये क्या होती है, हमारी एक प्रेपोजिशन होती है। अच्छा, प्रेपोजिशन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ आता है उसका ऑब्जेक्ट। तो जो नी हो गया ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। हिज हमारा क्या है, हिज हमारी होती है पोजेसिव एडजेक्टिव। अब यहां पे जो स्लाइटली एडवर्ब है, ये क्या है आपका एडवर्ब है। ये स्ट्रेस कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, इस प्रेपोजिशन को। कैसे समझना, उन्होंने राजेश को हिट किया स्लाइटली बिलो हिज नी। तो ये स्लाइटली है, ये किसको वो कर रहा है, क्वालिफाई बिलो प्रेपोजिशन को कर रहा है। यहां से हमें ये बात क्लियर होगी कि जो एडवर्ब होता है वो प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर सकता है, उस पर स्ट्रेस डाल सकता है। कंजंक्शन पे कैसे डालता है, ऐसे समझना। ही आपका सब्जेक्ट है, वाज क्या हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हिट क्या हो गई हमारी मेन वर्ब हो गई, बाय हमारे क्या हो गई प्रेपोजिशन। मैंने क्या कहा, प्रेपोजिशन के साथ आता उसका ऑब्जेक्ट। बाइक क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। स्लाइटली हमारा क्या है, एग्जैक्टली सॉरी हमारा क्या है, एडवर्ब है। अच्छा, व्हेन हमारी क्या है जी, कंजंक्शन है। ही हमारा सब्जेक्ट है, पिक्ड हमारी वर्ब है। ही पिक्ड व्हाट, काल हमारा पिक्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और यूवर हमारा क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब देखो समझना, ही वाज हिट बाय ए बाइक, वो बाइक के द्वारा हिट किया गया एग्जैक्टली जब उसने क्या की, कॉल पिक की। अब ये जो एग्जैक्टली है, ये स्ट्रेस कर रहा है किसको, इस कंजंक्शन पे। एग्जैक्टली कब, जब उसने कॉल पिक की, तब वो क्या हो गया, ही वॉज हिट बाय ए बाइक। तो ये जो एग्जैक्टली एडवर्ब है, ये किसको स्ट्रेस डाल रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, व्हेन कंजंक्शन को। यानी प्रेपोजिशन को भी स्ट्रेस कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है, और कंजंक्शन को भी ये क्वालिफाई कर सकता है, कौन, एडवर्ब। अब इसके बाद आता है कि होल सेंटेंस को एडवर्ब कैसे क्वालिफाई कर सकता है। फॉर्चुनेटली, ठीक है, सौभाग्य से। अब ये सौभाग्य से हो गया, पूरा का पूरा स्टार्टिंग में आ गया एडवर्ब, और ये पूरी की पूरी क्लोज को स्ट्रेस कर रहा है। सौभाग्य से ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ दैट एक्सीडेंट। उस दुर्घटना के समय सौभाग्य से ये वहां उपस्थित नहीं था। तो ये जो फॉर्चुनेटली है, ये पूरा जो एडवर्ब है, ये पूरी की पूरी इस सेंटेंस को, होल सेंटेंस को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। यानी कि एडवर्ब हमारा क्वालिफाई कर सकता है प्रेपोजिशन को, कंजंक्शन को, और होल सेंटेंस को। अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच निकाले तो क्या निकलेंगे, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाज हमारी क्या हो गई, अकेले है, लिंकिंग वर्ब हो गई। प्रेजेंट हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। नोट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। देयर हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। एट हमारी होगी जी प्रेपोजिशन, तो टाइम हो गया उसका ऑब्जेक्ट। ऑफ हमारी हो गई प्रेपोजिशन, और एक्सीडेंट क्या हो गया उसका ऑब्जेक्ट हो गया। और जो दैट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच हमने निकाल लिए। हमने जो कॉन्सेप्ट सीखना था वो क्या, कि जो एडवर्ब होता है वो क्वालिफाई कर सकता है कंप्लीट प्रेपोजिशन को भी, कंजंक्शन को भी, और पूरे के पूरे होल सेंटेंस को भी। अब यहां से एक चीज और समझना, जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि यहां फॉर्चुनेटली की जगह अगर फॉर्चुनेट होता, तो अगर यहां पे हम क्या लिख दें, फॉर्चुनेट, तो याद रखना ये केवल और केवल ही को स्ट्रेस करेगा। लेकिन अगर आप पूरे होल सेंटेंस को स्ट्रेस करना चाह रहे हैं, तो ये आपको क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्चुनेटली लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक एडवर्ब का एक्स्ट्रा नॉलेज वाला कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझना होगा, क्योंकि आने वाले जो एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट हैं उनमें आपका थोड़ा सा एडवर्ब का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड होगा। तो इसलिए मुझे ये करवाना भी जरूरी है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टाइप डिस्कस होता है एडजेक्टिव का, और जो हमारा अगला टाइप है वो है न्यूमरल एडजेक्टिव। बेसिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव होता है ये तीन टाइप का होता है। एक तो होता है आपका कार्डिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जिसमें हम 1 2 3 4 संख्याओं की बात करते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव हमारी रैंक वाइज होती है, यानी ऑर्डर के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट ऐसे। और जो मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव होता है ये होता है मल्टीप्लाई करने वाला, जैसे वंस ट्वाइस थ्राइस क्वाड्रपल ऐसे, या फोरफोल्ड ऐसे। ये हमारे तीन टाइप के न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ एरर हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो अब हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे अगर मैं यहां पे देखूं, जो हमारी एडजेक्टिव होती है इसको क्वालिफाई कर सकता है कौन? एडवर्ब। और फिर यहां पे क्या आ जाता है आपका? नाउन। तो आपको याद रखना है ये स्ट्रक्चर होता है आपका सेंटेंस के अंदर। सबसे पहले एडवर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, और उसके बाद नाउन आता है। ये हम ऑलरेडी बेसिक्स में जानते हैं। तो समझते हैं एक दो चीजें। जैसे यहां पे एक शब्द है फर्स्ट। देखो वैसे तो फर्स्ट एक एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन ये एडवर्ब भी होता है। कैसे डिसाइड करेंगे? सेंटेंस के थ्रू डिसाइड करेंगे। जब कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच निकालनी हो, तो सबसे पहले आपको खुद से क्वेश्चन करने होंगे। वो कौन से क्वेश्चन है? जैसे हु से, हुम से, विच से, दैट से, मतलब व्हेन, वेयर, हाउ से, इन सभी से क्वेश्चन करके हमें पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं। तो सबसे पहले हम एक इन दोनों सेंटेंस को देखते हैं, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। जैसे यहाँ पे आई सा हर फर्स्ट, दिस इज माई फर्स्ट सैलरी। इसमें जो मेन फोकस है वो हमारा फर्स्ट पे है। और देखो हम कॉन्सेप्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई हमारा सब्जेक्ट है, सा हमारी वर्ब है, आई सा, हुम, हर, हर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। व्हेन कब देखा? पहली बार देखा, यानी फर्स्ट। आई सा हर फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट है ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। यहां तक बात समझ में आई? तो यहां पे हम एक चीज बात क्लियर कर देते हैं कि जो फर्स्ट है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर आप इसका टाइप देखेंगे तो ये क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। कब देखा? पहली बार देखा। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो जो दिस है ये तो हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इज क्या है भाई? इज हमारी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। दिस इज व्हाट? दिस इज सैलरी। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले यहाँ पे फर्स्ट क्या है? फर्स्ट होगी हमारी एडजेक्टिव। इससे पहले माई क्या है? ये हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये जो फर्स्ट जो शब्द है ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखो यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे कि अगर ये एडवर्ब होता, फर्स्ट अगर एडवर्ब होता तो ये पहले आता और एडजेक्टिव बाद में आता। और अगर ये एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव आता यहां पे और इसके बाद क्या आता? फिर नाउन आता। ये बात क्लियर हुई? यानी सबसे पहले एडवर्ब आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, और उसके बाद क्या आता है? नाउन आता है। जैसे एक मैं नॉर्मल सेंटेंस लिखूं यहां पे, ही इज ए वेरी गुड बॉय। ही इज ए वेरी गुड बॉय। अगर हम यहां पे देखें तो वेरी है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, गुड है क्या? हमारा एडजेक्टिव, और बॉय क्या है? हमारा नाउन। यानी कि यही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले एडवर्ब आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, और उसके बाद क्या आता है? हमारा नाउन आता है। ठीक है। अब हम चलते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं एक बार। विराट हैज बुक्ड द 31st रूम ऑफ अवर होटल। विराट ने हमारे होटल के 31st रूम्स बुक किए हैं। अब देखो एक चीज समझना, विराट तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, बुक्ड क्या हो गई? हमारी मेन वर्ब। विराट कोहली हैड बुक्ड व्हाट? व्हाट का रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर रूम्स क्या बनेगा? हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर है जी ये चीज? एक मिनट रुकना। देखो समझना, अब यहां पे क्या हो गया? विराट हैज बुक्ड व्हाट? विराट हैज बुक्ड रूम्स। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहां पे ऑफ क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है। और होटल क्या बना उस प्रेपोजिशन का? ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा अवर क्या है? अवर है जी हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। ये बात क्लियर हुई?
ये हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ 31st। अगर उसने 31st का मीनिंग है, अगर उसने 31वां ही रूम बुक किया होता, 31st को हम क्या मान ले, मान लो सोच लेते हैं 31st है, अगर यहाँ पे 31वां रूम होता तो यहाँ रूम्स नहीं क्या लिखा होता, रूम लिखा होता। ठीक है, अगर उसने यहाँ पर 31st रूम बुक किया होता तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था, रूम लिखा होना था, ना कि रूम्स। यहाँ पे रूम्स है तो कहने का मतलब है कि अभी एक से ज्यादा होंगे। अब यहां से हमें एक चीज समझनी है कि जो 30 है, 30 क्या है, ये तो हमारा आपका नंबर है। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया। अच्छा, फर्स्ट क्या है, ये हमारा एडवर्ब होता है। क्लियर है ये चीज। अब मैंने क्या डिस्कस की कि जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव से पहले आता है। ठीक है, यही तो हमने डिस्कस की। जैसे वेरी है वो गुड से क्या है, पहले आता है, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, गड़बड़ है, क्योंकि हमें पता है जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है, एडजेक्टिव से पहले आता है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, फर्स्ट 30 रूम्स। हमें यहां पे क्या सही करना होगा, फर्स्ट 30 रूम्स, फर्स्ट 30 रूम्स। और इस प्रकार हमने सही कर लिया। अब यहां पे क्या हो गया, पहले 31 रूम बुक किए विराट कोहली ने हमारे होटल के। अब यहां से एक चीज और समझना, जो फर्स्ट है ये क्या है, आपका एडवर्ब है, और जो 30 है ये क्या आपका कार्डिनल एडजेक्टिव है। तो यहां से बात क्लियर हो गई कि जो एडजेक्टिव होता है वो बाद में आता है और जो एडवर्ब होता है वो पहले आता है। इसलिए यहां पे क्या गलती थी, द फर्स्ट 30 रूम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से एरर हमें फाइंड आउट हो गया। आई हैव सोल्ड द 5 फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब यहां पे हम देख रहे हैं ये कार्डिनल है, ये एडवर्ब है, तो फिर से गड़बड़ हो गया। हमें क्या लिखना, फर्स्ट 5। हमें यहां पे क्या लिखना होगा, फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्लियर है जी ये चीज, आई हैव सोल्व्ड द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। सेकंड में क्या गलती थी कि हमें यहां पे पहले तो लिखना होगा एडवर्ब और उसके बाद क्या लिखना होगा, एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहां से आप एक स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इसको, जैसे किताबों में एक रूल मिल जाता है कि पहले, याद रखना, फर्स्ट आपका एडवर्ब भी है, फर्स्ट आपका एडजेक्टिव भी है, तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट बनता है, एडवर्ब पहले आता है, एडजेक्टिव बाद में आता है। और किताबों में रूल क्या मिलेगा, ये जो फर्स्ट है ये तो हो गया हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल हो गया। फिर जो 1 2 3 4 है ये क्या है हमारा, कार्डिनल एडजेक्टिव। तो यहां से हमने एक कॉन्सेप्ट रूल बना लिया कि अगर आपको दो चीजें एक साथ मिल जाएं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव और कार्डिनल एडजेक्टिव दोनों साथ साथ मिल जाएं, ऑर्डिनल कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट ऐसे, और कार्डिनल कैसे, 1 2 3 4। अगर आपको दोनों के दोनों सेंटेंस में इकट्ठे मिल जाएं तो सबसे पहले पोजीशन किसकी आएगी, ऑर्डिनल एडजेक्टिव की, और उसके बाद पोजीशन किसकी आएगी, कार्डिनल एडजेक्टिव की। ठीक है, और यही हमने यहां पे कर रखा है दोनों सेंटेंस में। पहले क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट ऐसे रैंक हो गई। 30 क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, 1 2 3 4 5 30 35 31 ऐसे। तो यहां पे ये बात हो गई, पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव आएगा फिर कार्डिनल। ऐसे ही यहां पे पहले ऑर्डिनल है, ऑर्डर के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 5 क्या हो गया, कार्डिनल एडजेक्टिव नंबर के हिसाब से। तो इनकी जो पोजीशन है वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये इस टाइप के एरर हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। यू आर सेकंड पर्सन हु विल गेट दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। तुम दूसरे ऐसे व्यक्ति हो जिसको इतना बढ़िया अवार्ड मिलने वाला है, प्रेस्टिजियस अवार्ड, बेशकीमती अवार्ड मिलने वाला है। अब यहां से एक चीज और समझ लेना कि जब कभी भी आप इस्तेमाल करते हो कौन सा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, यहां से आप नोट लिख सकते हो, यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ हमेशा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ हमेशा आर्टिकल का इस्तेमाल करें, आर्टिकल का
इस्तेमाल करें। ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो यू आर द सेकंड पर्सन, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले क्या लगता है, दा लगता है, तो यहां पे एरर हो गया दा का, तो लिखो दा। यू आर द सेकंड पर्सन हु विल गेट दिस प्रेस्टिजियस प्राइज। क्लियर है ये चीज। अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लें तो क्या निकलेंगे, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, आर हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब, पर्सन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड क्या हो गया हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, हु क्या हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, विल क्या हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, गेट क्या हो गया हमारी मेन वर्ब, गेट व्हाट अवार्ड हो गया गेट वर्ब का ऑब्जेक्ट्स, प्रेस्टिजियस क्या हो गया हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, दिस क्या हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सही पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लिया हमने। क्लियर है ये चीज, दिखाई दे रहा होगा आपको सभी को। तो इस प्रकार हमें सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं और इस प्रकार हमें सेंटेंस के एरर भी फाइंड आउट करने हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस इज माई सेकेंड सेंचुरी इन दिस टूर्नामेंट, दिस इज माई सेकेंड सेंचुरी इन दिस टूर्नामेंट। अब देखो इस सेंटेंस में हमने सेकेंड लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहां पे हमने दा नहीं लिखा। अब इसकी जगह मैंने क्या लिख रखा, माई लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, यहां पे जगह है, जब कभी भी आप पोजेसिव एडजेक्टिव को लिखें, पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, हिज हो गया, माई हो गया, अवर हो गया, इनको अगर लिखें तो इनके साथ दा का इस्तेमाल ना करें। या तो आप माई लिखो या फिर आप दा लिखो, यानी दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करो। दोनों क्या करते हैं, ये सुपरफ्लोस हो जाते हैं। कैसे, अगर मैं कहूं दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, तो माई हो गया वो पोजेशन के लिए हो गया कि 100% उसी की कार है। या मैं ऐसे बोलूं दिस इज द कार, तो जो दा होता है ये डेफिनेट के लिए होता है, डेफिनेट भी 100% होता है। ठीक है, द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल होता है और ये भी 100% को रेफर करता है। तो जब 100% दोनों हो गए तो दोनों विरोधाभास कर जाते हैं, सुपरफ्लोस हो जाते हैं। तो या तो लिखो आप द आर्टिकल या फिर लिखो पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैं समझाता हूं, या तो मैं ऐसे लिखूंगा राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, या आप ऐसे लिखो राम इज द बेस्ट फ्रेंड। तो या तो द बेस्ट आएगा या फिर माई बेस्ट आएगा। हमें यही पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द लगता है, लेकिन अगर आप वहां पे पोजेसिव एडजेक्टिव लिख दो तो उसके साथ आपको द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है पोजेसिव एडजेक्टिव द के साथ नहीं आएगा। अगर द लिखोगे तो पोजेसिव एडजेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, अगर पोजेसिव एडजेक्टिव लिखोगे तो दा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये मैं यहीं पे सिखा रहा था। तो ये जो फिफ्थ सेंटेंस है ये नो एरर है। यहां पे आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव होने के बावजूद भी आपको दा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है और ये क्या कर रहा है, इसको कंप्लीट कर रहा है। दिस इज माई सेकेंड सेंचुरी इन दैट टूर्नामेंट। अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लें तो क्या निकलेगा, दिस क्या हो गया हमारा, दिस हो गया हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, अकेले आया हुआ है। दे इज हमारी होगी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है, लिंकिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अच्छा अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया सेंचुरी। अच्छा सेकंड क्या बनेगा फिर, सेकंड हमारा बनेगा कौन सा एडजेक्टिव है ये, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। सेकंड बन गया जी हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, यहां से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डिनल एडजेक्टिव। माई हमारा क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इन क्या हो गई हमारी प्रेपोजिशन। हमें पता है प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आते, उसके साथ कौन आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो टूर्नामेंट क्या बन गया, उसका ऑब्जेक्ट बन गया। दिस क्या बन गई हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गई। सभी पार्ट ऑफ स्पीच भी निकाल लिए और सभी सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। फिफ्थ जो है ये नो एरर है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहां पे अगर आप लिखना चाहें तो एक चीज लिख सकते हैं, आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक साथ कभी भी नहीं आते। ठीक है।
नाउ स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक एडजेक्टिव के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारा टॉपिक है पोजेसिव एडजेक्टिव। वैसे मैं आपको पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, जिस वक्त हम पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे थे। जो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे होते हैं माई, अवर, हिज, हर, इट्स, देयर और यूअर। ये सभी हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या काम करते हैं? ये अधिकार दर्शाने का काम करते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो इनके साथ आपको क्या लिखना होता है? एक नाउन भी जरूर लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा माई बुक। दूसरा अवर, जैसे अगर मैं लिखूं अवर इंडिया, ठीक है, या हिज पेन, हर पेंसिल, ठीक है, ऐसे। तो यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है इसके साथ आपको कोई ना कोई नाउन जरूर लिखना होता है। बिना नाउन के ये आ नहीं सकते। पोजेसिव प्रोनाउन अकेले आ सकता है, पोजेसिव एडजेक्टिव किसी ना किसी नाउन के साथ हमेशा लिखना पड़ता है। और इस टाइप के हमने एरर भी डिस्कस किए थे, जैसे आई कैन डू एनीथिंग विद दिस कार बिकॉज इट इज माई। अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लें तो आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद है कैन हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, डू हो गई हमारी मेन वर्ब, एनीथिंग हमारा क्या हो गया? इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। इसके बाद है विद हमारी क्या हो गई? प्रेपोजिशन। डू वर्ब का ऑब्जेक्ट है एनीथिंग, इनडेफिनेट प्रोनाउन। विद हमारी प्रेपोजिशन हो गई। तो कार हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। दिस हमारा क्या हो गया जी? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। बिकॉज हमारी क्या हो गई? कंजंक्शन हो गई। इट हमारा क्या हो गया? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बारे में। देयर होता है, इट होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इज हमारे अकेले है तो ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है तो वो क्या काम करती है? सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। माई अकेले नहीं आ सकता तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? माइन, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन अकेले आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर क्या था? माई की जगह माइन आएगा। अब ये जो है, ये जो माइन है ये क्या है? एक रियल सब्जेक्ट है। ये इट क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। यहां से हमने एरर तो फाइंड आउट कर लिया। दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है ये कभी भी अकेले नहीं लिख सकते आप। आपको अकेले अगर लिखना हो तो आप पोजेसिव प्रोनाउन को लिखो। और माइन क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, माई के साथ आपको कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ता है, इसलिए अकेले नहीं आ सकता। अब हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कई स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि सर ये एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में क्या फर्क होता है। जैसे जो पोजेसिव एडजेक्टिव है ये जो होते हैं डिटर्मिनर्स भी होते हैं। और एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में क्या फर्क है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखो समझना क्या है। एडजेक्टिव जो होते हैं ग्रेडेबल होते हैं, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होती हैं? डिग्रियां होती हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो डिग्रियां हो गई, कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री होती है, टॉप की डिग्री सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो गुड, बेटर, बेस्ट ये सभी क्या हो गए? ग्रेडेबल हो गए। यानी हम इनको क्या कर सकते हैं? कैन बी कंपेयर्ड। इनको हम कंपेयर कर सकते हैं एडजेक्टिव्स को। इनके अंदर डिग्रियां होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, ठीक है, नाइस, नाइजर, नाइजेस्ट, ऐसे। लेकिन जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये नॉन ग्रेडेबल होता है, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे हो गया माई, हिज, क्या हम इनके कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये हमारे नॉन ग्रेडेबल होते हैं डिटर्मिनर्स। दूसरा, एडवर्ब कैन क्वालिफाई देम, यानी कि जो एडवर्ब होते हैं ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकते हैं, एडजेक्टिव के साथ आ सकते हैं। लेकिन जो डिटर्मिनर्स होते हैं एडवर्ब, उनको कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। एडवर्ब उनके साथ कभी भी नहीं लिखे जा सकते। तीसरी चीज, ये जो होते हैं एडजेक्टिव इनको हम कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिटर्मिनर्स होते हैं इनको हम कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बना सकते। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ब्रेव, नाइस, इंटेलिजेंट, ये तो हो गए हमारे एडजेक्टिव। इनको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। ये एडवर्ब को भी, मतलब एडवर्ब इनको क्वालिफाई भी कर सकता है और ये क्या बन सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। जैसे मोहन इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या बन गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जो डिटर्मिनर्स हम वो कौन से हैं? जैसे आर्टिकल्स ए एन द हो गए, पोजेसिव एडजेक्टिव ये हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए, दिस दैट दीज दोज,
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए, ईच, एवरी, ये सभी। अब इनके अंदर ये सारी इक्वालिटी होती हैं और एडजेक्टिव के अंदर ये सारी इक्वालिटी होती हैं। तो होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव का टॉपिक था जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एडजेक्टिव के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है एडजेक्टिव का वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसा होता है वैसा ही हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोनाउन के चैप्टर में। अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वही होते हैं जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। जैसे मैंने आपको प्रोनाउन के चैप्टर में समझाया था कि जो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, ये क्या काम करते हैं, संकेत करते हैं। नजदीक की चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस, दूर की चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट। दिस का जो प्लूरल बनता है वो क्या बनता है, दीज बनता है, यानी ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। और जो दैट का प्लूरल बनता है वो बनता है जी दोज, ये दैट सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। दिस और दीज ये किस चीजों के लिए होता है, जो नजदीक चीजें हों। एक चीज है नजदीक, दिस, एक से ज्यादा चीज है नजदीक, दीज। दूर के लिए अगर एक चीज है तो दैट, और दूर के लिए एक से ज्यादा चीज है तो दोस का इस्तेमाल करते हैं। अब इनमें फर्क क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो अकेले आ सकते हैं, जैसे दिस इज माई बुक। अगर मैं यहां पे लिखूं दिस इज माई बुक, तो यहां पे अगर हम दिस को देख रहे हैं तो दिस यहां पे क्या है, सब्जेक्ट बन रहा है। ये कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अकेले आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ कोई ना कोई नाउन लिख दूं, ऐसे लिख दूं दिस बुक इज माइन, अब यहां पे जो सब्जेक्ट है वो बुक है, बुक हो गया सब्जेक्ट। तो जो इससे पहले जो दिस आया हुआ है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या काम करते हैं, इनके साथ आप कोई ना कोई नाउन जरूर लिखोगे। अब अगर दिस लिखा होगा तो सिंगुलर नाउन लिखना पड़ेगा, दीज लिखा होगा तो प्लूरल नाउन, ऐसा ही दैट लिखा होगा तो सिंगुलर नाउन लिखना पड़ेगा, और दोज लिखा होगा तो प्लूरल नाउन हमें इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब देखो, कुछ जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम सभी पार्ट ऑफ स्पीच भी निकाल लेंगे और एरर भी फाइंड आउट करेंगे। दिस कैटल बिलोंग टू मिस्टर यादव हु इज वेल नोन पर्सन ऑफ अवर विलेज। ये जो कैटल है, ये जो मवेशी है, कैटल मीन्स क्या होता है, मवेशी। मवेशी जो है वो मिस्टर यादव से बिलोंग करते हैं, जो कि इस गांव के काफी वेल नोन पर्सन है, काफी मतलब जिनकी बहुत ज्यादा गुडविल है, बहुत ही जानकारी वाले पर्सन है। अब अगर हम देखें तो डैश बिलोंग टू मिस्टर यादव, व्हाट इज बिलोंग टू मिस्टर यादव, कैटल। एक चीज और समझना, जो कैटल होता है ये हमारा प्लूरल होता है, ठीक है, प्लूरल नाउन होता है। और ये हमारा कौन सा नाउन होता है, इसको हम कलेक्टिव बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आ जाते हैं, जितने भी मवेशी होते हैं उसको हम कैटल बोलते हैं। अगर ये हमारा प्लूरल है तो इसके साथ जो एडजेक्टिव लगा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लेकिन हमने तो सिंगुलर लिख रखा है, तो दिस को काट दो, यहाँ पे प्लूरल लिखना पड़ेगा, क्या, दीज, दीज कैटल। अब क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। प्लूरल वर्ब कैसे करेंगे हम, यहां से एस हटा देंगे। मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूं। नाउन में एस और एस लगाने से प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में एस और एस हटाने से प्लूरल बनता है, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, बिलोंग, तो ये क्या होगी, ये नाउन सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल हो गई। ये यहां से सही हो गया। दिस की जगह क्या लिख दिया हमने, दीज, ये गलती थी। अच्छा, टू क्या हो गई हमारी, प्रेपोजिशन हो गई। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रेपोजिशन अकेले नहीं आते, उसके साथ कौन आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो मिस्टर यादव क्या हो गया, उस चीज का ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हु क्या है, इज वेल नोन पर्सन ऑफ अवर विलेज, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है। दूसरा, ये हमारी मेन क्लोज है,
ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दोनों क्लॉज को जोड़ने वाला हु क्या है, कंजंक्शन है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों काम कर रहा है, कंजंक्शन का भी और प्रोनाउन का भी, तो इसको मैं बोलूंगा रिलेटिव प्रोनाउन। इज हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ती है। ना, लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। तो जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन है, यहाँ पे पर्सन हो गया, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो नोन क्या हो गया हमारा, ये हमारी एडजेक्टिव हो गई। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब काम करे एडजेक्टिव का तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेल क्वालिफाई कर रहा है। वेल क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। उसके बाद ऑफ क्या है हमारी, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के साथ कौन आता है, ऑब्जेक्ट। तो विलेज क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। अवर क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है जी ये चीज। तो सभी पार्ट ऑफ स्पीच भी निकाल लिए और हमने इस सेंटेंस में एरर भी फाइंड आउट कर लिया कि दिस की जगह क्या आएगा, दीज आएगा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, दीज न्यूज आर बेसलेस सो यू शुड नॉट वरी। ये जो न्यूज है, ये जो खबर है, ये बेसलेस है, बिना आधार की है, तो तुम्हें इस बारे में कोई भी टेंशन लेने की, वरी करने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट कौन है, न्यूज है, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। लेकिन जो न्यूज होती है ये क्या होती है, सिंगुलर होती है। हेडलाइंस प्लूरल होती हैं, लेकिन जो न्यूज होती है वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। ये हम नाउन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, दीज लिख रखा है, यानी प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिख रखा है, तो गलत है। यहाँ पे क्या लिखो, दिस न्यूज, तो हो गया सिंगुलर, दिस न्यूज। अच्छा सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पे लिखो इज, दिस न्यूज इज बेसलेस। इज क्या है हमारी, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। तो बेसलेस क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा सो क्या हो गया हमारी, कंजंक्शन हो गई। यू क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। शुड हमारा मोडाल्स होता है तो ये क्या हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। नोट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वरी क्या हो गई हमारी, मेन वर्ब हो गई। सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकालने आवश्यक है, इससे ही आपकी प्रैक्टिस होगी, हर एक चीज आप डेप्थ में सीख पाओगे। इसीलिए आप इन चीजों को पार्ट ऑफ स्पीच निकालना जरूर शुरू करें। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ऐसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम बात करते हैं ईदर, नीदर, ईच, इनकी बात करते हैं। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में अक्सर एक चीज की बात होती है, होता है एवरी। हमेशा याद रखें जो ईच होता है, ईच जो होता है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, साथ के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन जो एवरी होता है ये केवल और केवल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन जो ईच होता है ये प्रोनाउन का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है। जब ये प्रोनाउन का काम करेगा तो सब्जेक्ट बन जाता है, और जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन ये केवल और केवल क्या काम करता है, केवल एडजेक्टिव बनने का। तो इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस है उनको भी हम देख लेते हैं। दूसरी एक चीज और समझना, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है ये हमेशा एक एक करके बात करता है, और इसी वजह से हमेशा याद रखें जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, इनके साथ हमेशा वर्ब क्या लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करें। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज्ड। क्लियर है जी ये चीज। तो ये चीज क्लियर, तो दो सेंटेंस हैं, समझते हैं। अब देखो यहां पे हमने लिखा है एवरी ऑफ दी स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। प्रत्येक विद्यार्थी ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। अब हम यहां पे देखें तो सब्जेक्ट कौन है, हमने सब्जेक्ट बना दिया एवरी को, लेकिन जो सब्जेक्ट बनने का काम करता है वो कौन करता है, नाउन, प्रोनाउन, ये करते हैं सब्जेक्ट बनने का काम। तो लेकिन एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, एडजेक्टिव के अंदर तो ऐसी क्वालिटी होती नहीं को सब्जेक्ट बन जाए। हमने एडजेक्टिव को, एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, हमने एवरी को यहां सब्जेक्ट बना दिया तो गलत कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट तो एडजेक्टिव बन नहीं सकता। तो हमें क्या लिखना होगा, हमें यहां पे लिखना होगा ईच, ईच ऑफ दी स्टूडेंट, क्योंकि ईच जो होता है ये क्या काम कर सकता है, ये आपका
प्रोनाउन का काम कर सकता है, ये सब्जेक्ट बन सकता है। अच्छा, अगर आपको ये करना होगी हमें तो भाई कुछ ना कुछ लिखना ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एवरी बॉय, ठीक है, एवरी बॉय ऑफ दीज क्लास, ऐसे। लेकिन यहाँ पे जो है हम ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, सब्जेक्ट चाहिए है, सब्जेक्ट प्रोनाउन बनता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमने लिख दिया ईच। तो ईच हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑफ हो गई हमारी यहाँ पे प्रेपोजिशन, और स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन का क्या हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। दीज क्या बना हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये रहा ना, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। हैव हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्वालिफाइड क्या हो गई हमारी, मेन वर्ब हो गई। क्वालिफाइड वट, वट के रिप्लाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है ईच, तो फिर एग्जाम क्या बन गया, उसका ऑब्जेक्ट बन गया क्वालिफाइड वर्ब का। यहां पे गलती क्या थी, एवरी की जगह क्या आएगा, ईच आएगा, ठीक है। और यहां पे हैव की जगह फिर क्या आएगा, देखो समझना, सब्जेक्ट अगर ईच है, सिंगुलर है, तो यहां पे हैव की जगह क्या आएगा, हैज लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, यहां पे लिखो हैज, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच बॉय हु हैड नॉट अटेंडेड ऑल द वर्कशॉप वर फाइंड बाय द प्रिंसिपल। देखो समझना, ईच बॉय तो सही है, यहां पे ये ईच क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, बॉय है। अगर ये सब्जेक्ट है तो आगे बढ़ते हैं, ईच बॉय हु हैड नॉट अटेंडेड ऑल द क्लासेस, ये जो पूरी की पूरी क्लोज है, ये किस चीज का रिप्लाई है, ये रिप्लाई है व्हाट काइंड ऑफ का। ईच बॉय प्रत्येक बॉय, कौन से प्रत्येक बॉय, who had not attended all the classes, ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है और ये पूरी क्लोज है, तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिवल क्लोज। मैं ऑलरेडी बेसिक में पढ़ा चुका हूं, क्लोज क्या होती है, जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे हु क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। हैड नॉट अटेंडेड ऑल द क्लासेस क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। हु दूसरा क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ईच बॉय वर फाइंड बाय द प्रिंसिपल, ये तो हो गई हमारी मेन क्लोज। उसके बाद हु हैड नॉट अटेंडेड ऑल द क्लासेस, ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लोज, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लोज। अब इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हु यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का। तो ये दोनों काम, अगर ये काम कर रहा है हु, तो सब्जेक्ट बनने का, कंजंक्शन बनने का, तो दो काम कौन कर सकता है, तो हम इसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। हैड हमारी क्या हो गई, हैड हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। नोट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब अटेंडेड क्या हो गई हमारी, मेन वर्ब हो गई। अटेंडेड व्हाट क्लासेस, क्लासेस हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑल क्या हो गया फिर हमारा, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है ईच बॉय, इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट कौन है, इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है वर फाइंड बाय द प्रिंसिपल। बाय द प्रिंसिपल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा बढ़िया है आप बाय द प्रिंसिपल ना लिखो, ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है। अब जो ये अगर ईच बॉय सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। वर्ब की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, वाज, ठीक है। वाज हो गया, फाइंड आपकी मेन वर्ब हो गई, बाय हमारा प्रेपोजिशन हो गया, और प्रिंसिपल क्या बन गया, उसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहां पे क्या क्या गलती थी, वाज आएगा वर्ब की जगह, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट ईच बॉय क्या है, सिंगुलर है। तो होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इनके नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टाइप डिस्कस होता है एडजेक्टिव में, और जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मात्रात्मक विशेषण, मात्रात्मक विशेषण,
जिसमें हम क्या बताते हैं, मात्रा के बारे में बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में हम बेसिक तो ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। अब हम एरर की बात करते हैं कि एरर कहां कहां से आता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक तो सम होता है और एक एनी होता है। जो सम होता है इसका इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं। जब भी आपको सेंटेंस पॉजिटिव लगे, उसके अंदर कोई पॉजिटिव बात हो रही हो, तो हम सम का इस्तेमाल करते हैं। एनी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब अगर हमें कोई नेगेटिव बात करनी हो, निगेशन करना हो, या हमें इंटेरोगेटिव सेंस बतानी हो, यानी आपको इंटेरोगेट करना हो, तो आप एनी का इस्तेमाल करते हैं। जो कि अगर हम नॉर्मली देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, इनको देखते हैं। डू यू हैव, आपके पास दो ऑप्शन है, सम और एनी, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है मार्केटिंग फील्ड का? अब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप सम नहीं लिख सकते, तो आंसर क्या आएगा, एनी। क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है एनी का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, डू यू हैव डैश एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, तो यहाँ पे एनी आया क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। फिर उसने आंसर दिया नो। अगर नो आ गया तो ये नेगेटिव है। आई डोंट हैव, ऑप्शन आपके पास सम और एनी। अगर यहाँ पे सम और एनी में से एक को चूज करना हो, इंटेरोगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव जरूर है। अगर नेगेटिव है तो फिर से क्या आएगा आपका, यहाँ एनी आएगा। नो, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। यहां तक बात क्लियर हुई। यानी इंटेरोगेटिव हो या फिर आपका नेगेटिव हो, तो आप एनी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सम का इस्तेमाल होता है पॉजिटिव में। अच्छा, अगर इंटरव्यू के टाइम पे उसने नो की जगह क्या बोल दिया, यस। अच्छा, यस बोल दिया यानी पॉजिटिव है। आई हैव डैश एक्सपीरियंस, अब अगर ये पॉजिटिव है तो एनी नहीं, क्या आएगा, आई हैव सम एक्सपीरियंस। यस, आई हैव सम एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो यहां पे ये हो गया सही। ठीक है, तो यहाँ पे सम सही है, ऊपर वाले में एनी सही है, और उससे ऊपर वाले में एनी सही है। ठीक है, तो हमने तीनों के निकाल लिए आंसर। अब देखो ये कुछ दो क्वेश्चन है, इनको एक बार देखते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट, वुड यू लैंड मी सम मनी। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसका है तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, लेकिन एक्चुअल में ये जो है ये इंटेरोगेशन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, ये एक्चुअल में क्या है, एक ऑफर है। और ऑफर हम जब कभी भी देते हैं तो हमेशा किस सेंस में देते हैं, पॉजिटिव सेंस में देते हैं। यहाँ पे मीनिंग ये नहीं है कि तुम क्या लोगे, यहाँ पे कहने का मीनिंग है वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स, तुम्हें कुछ ना कुछ तो स्वीट्स खाने ही पड़ेंगे। इस तरीके से पॉजिटिव सेंस में जब अगर हम बात करते हैं, जब हम किसी को ऑफर करते हैं कि जैसे स्वीट्स खाए बिना जाने नहीं दूंगा, ऐसे इस तरह के जो ऑफर होते हैं ये सभी इस सेंस में आते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें यहां पे सम सही है। ठीक है, फिर से रिवीजन करवा देता हूं। सम पॉजिटिव में आता है, एनी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आता है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो स्ट्रक्चर तो हमारा इंटेरोगेटिव है, लेकिन जो इसकी सेंस है वो क्या है, वो एक पॉजिटिव सेंस है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, तुम्हें स्वीट्स खाने ही चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब वो पॉजिटिव सेंस में लेके चल रहा है, एक ऑफर दे रहा है। तो ऑफर की सेंस में याद रखना, अगर ऑफर की सेंस हो या फिर रिक्वेस्ट की सेंस हो, तो इस सेंस में जो इंटेरोगेशन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और चूंकि ये पॉजिटिव होते हैं तो इस सेंस में आपका क्या होगा, सम सही हो जाएगा। तो दोनों सेंटेंस में जो सम लिखा हुआ है ये क्या है, एकदम सही है। क्लियर है ये चीज। तो इससे रिलेटेड एक दो और सेंटेंस है, उनको भी डिस्कस करेंगे। होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। रिवाइज कर लेते हैं। सम पॉजिटिव में और एनी किस में इस्तेमाल होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। लेकिन अगर स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव हो उसके बावजूद भी आप सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव होता है, लेकिन उसका जो सेंस और मीनिंग होता है वो एक ऑफर और रिक्वेस्ट होती है, जो कि पॉजिटिव सेंस में होता है। इस वजह से हम वहां पे सम का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक दो और क्वेश्चन है, उनको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के जो टॉपिक है इसको कवर अप करते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में हम एनी के एक यूज को तो सीख चुके हैं। एनी का फर्स्ट यूज क्या था कि हम उसको इंटेरोगेटिव में और जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करना हो तब इस्तेमाल करते हैं। एक और एनी का यूज है, वो क्या है? अगर एनी का मीनिंग नो मैटर वट हो, क्या हो? नो मैटर वट हो, तो इस सिचुएशन में हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे। I can I can quit some job if Paramount start paying me 3 lakh per month. मैं कोई भी जॉब छोड़ दूंगा इफ पैरामाउंट स्टार्ट पेइंग, अगर पैरामाउंट मुझे 3 लाख प्रति महीना पे करता है तो। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? नो मैटर वट। ठीक है, आई कैन क्विट नो मैटर वट जॉब। अगर यहाँ पे हमें नो मैटर वट चाहिए तो यहाँ पे सम की जगह क्या आएगा? एनी आएगा। ठीक है, क्योंकि जहां कहीं पे भी आपको इस तरह की सेंस क्रिएट करनी हो, नो मैटर वट, कैसी भी स्थिति हो, तो उस सिचुएशन में आप सम का नहीं किसका इस्तेमाल करेंगे? एनी का इस्तेमाल करेंगे। तो एक एनी का ये भी यूज होता है। ठीक है, आई कैन क्विट, अगर हम इसके सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकालें तो आई हो गया हमारा क्या? सब्जेक्ट। कैन हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्विट हो गई हमारी यहाँ पे मेन वर्ब। जॉब हो गया उसका ऑब्जेक्ट। एनी हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और इफ हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन। पैरामाउंट क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। स्टार्ट क्या हो गया? हमारी वर्ब हो गया। पेइंग क्या हो गया? जिरंड हो गया। अब जो पेइंग होती है ये क्या होती है? एक सेमी वर्ब होती है। सेमी वर्ब के खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जो पेइंग होते हैं ना, ये डाई ट्रांसटिव वर्ब होती है। डाई ट्रांसटिव का मीनिंग दो ऑब्जेक्ट लेगी। तो पहला तो हो गया पेइंग वट 3 लाख पर एनम, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू हुम? टू मी। तो ये हो गया मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सभी पार्ट ऑफ स्पीच भी निकाल लिए हमने। और साथ के साथ यहाँ पे अगर मीनिंग क्या चाहिए? नो मैटर बट चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप इस्तेमाल सम का नहीं एनी का करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस ही क्यों ना हो। जैसे एक और है, आई कैन डू समथिंग जस्ट टू सी ए स्माइल ऑन हर फेस। मैं उनके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, यानी समथिंग नहीं एनीथिंग आएगा। कुछ भी कर सकता हूं, नो मैटर बट की सेंस हो तो आप एनी का इस्तेमाल करें, एनीथिंग। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी आपका अगर मीनिंग ये आ रहा हो नो मैटर बट, तो उस सिचुएशन में आप सम का नहीं किसका इस्तेमाल करेंगे? एनी का। तो यहाँ पे समथिंग नहीं एनीथिंग आएगा और दूसरा सेंटेंस हो गया हमारा सही। तीसरा है, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम, अगर आप कभी भरोसे की बात करो, अगर आप कभी भरोसे की बात करो तो उस सेंस में हमेशा याद रखें दोनों ही सम और एनी दोनों सही हो सकते हैं। इफ यू हैव सम प्रॉब्लम यू कैन टेल मी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो तुम मुझे बता सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, यू कैन टेल मी। तो इस सिचुएशन में अगर भरोसे की बात हो तो सिचुएशन में आपका सम भी सही होता है और एनी भी सही हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए और इनके आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके बाद हम इसी का एक नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और वो कौन सा? लिटल, अ लिटल और द लिटल वाला कॉन्सेप्ट, फॉर फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उसको समझते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में जो हमारा नेक्स्ट है वो कौन सा है? लिटल, अ लिटल और द लिटल। और इसी के साथ हमारे आते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। यहां से भी हमारे एग्जाम में कुछ एरर पूछ ले जाते हैं, तो एक बार हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो समझना, लिटल, अ लिटल और द लिटल, जो लिटल होता है ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, यानी ये नेगेटिव सेंस में आता है, रिप्रेजेंट करता है नेगेटिविटी को। दूसरा, ए लिटल, इसका मीनिंग होता है थोड़ा बहुत, यानी मात्रा ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव सेंस में आता है। और द लिटल जो होल क्वांटिटी होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक ये इतना बड़ा गिलास है, इसमें अगर थोड़ा सा भरा हुआ है ना के बराबर, तो ना के बराबर ये कितना होगा?
लिटिल हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है, इसको हिंदी में बात करें तो ये होता है ना के बराबर। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भरा हुआ है पानी तो हम क्या बोलेंगे, अ लिटिल। अच्छा, ये लगभग जितनी मात्रा है वो लगभग कंप्लीट भरी हुई है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द लिटिल। एक चीज यहां से समझना, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल वे काउंट अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। ठीक है, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते, उन नाउन के साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू का जो इस्तेमाल होता है ये नेगेटिव में होता है। फ्यू का मीनिंग होता है ना के बराबर। ए फ्यू का मीनिंग होता है थोड़ा बहुत, यानी पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। और द फ्यू होता है ये होल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देता है। यहां से एक चीज और समझना, फ्यू का जो इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन के साथ, यानी जिनकी हम गिनती कर सकते हैं उन नाउन के साथ हम इन सभी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं, ऐसे नाउन जो कि अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इनकी बात। अब देखो समझना किस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ही फील्स वेरी लोनली, वो बहुत अकेला फील करता है। व्हाई, एज का यहाँ पे क्या मीनिंग है, ये कंजंक्शन और इसका मीनिंग है बिकॉज, क्योंकि ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, वो अकेला फील करता है क्योंकि उसके थोड़े बहुत दोस्त हैं। अब वो अकेला कब फील करेगा, जब उसके ना के बराबर दोस्त होंगे। तो यहाँ पे ए फ्यू गलत है, आपको क्या लिखना चाहिए, फ्यू फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्यू का क्या मीनिंग है, ना के बराबर। उसे अकेला फील होता है, क्यों, क्योंकि उसके ना के बराबर दोस्त हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा नाउन है, ये एक काउंटेबल नाउन है। और फ्यू का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, तो यहाँ पे आएगा फ्यू। पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, They stole a little money. They stole a little money that he had saved for his daughter marriage. अगर हम इसके सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लें तो दे हमारा सब्जेक्ट है, स्टोल हमारी वर्ब है। दे स्टोल वट, वट का रिप्लाई आ रहा है मनी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर ये सिर्फ इतना सेंटेंस होता तो बिल्कुल सही था। मनी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। अ लिटल हो गया थोड़ा बहुत, उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत धन निकाल लिया। लेकिन आगे क्या है, एक पूरी क्लोज दे रखी है, दैट ही हैड सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, दे हैव स्टोल अ लिटिल मनी, व्हाट काइंड ऑफ मनी, कौन सा धन, जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा हुआ था। ये पूरी की पूरी क्लोज जो है, ये इस मनी को क्या कर रही है, स्पेसिफिक कर रही है। ये पूरी की पूरी क्लोज हमारी क्या है, एडजेक्टिवल क्लोज है। और ये स्पेसिफिक कर रही है इस मनी को, कौन सा धन, वो धन जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा हुआ था। तो ये जो है ये निश्चित धन है। अगर निश्चित चीज की बात करें तो हमेशा याद रखें उसके साथ हमेशा द आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पर अ लिटल नहीं, क्या आएगा, द लिटल आएगा। दे स्टोल द लिटल मनी दैट ही हैड सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। तो यहाँ पे ए लिटल नहीं, क्या आएगा, द लिटल आएगा। क्लियर है जी ये चीज, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफिक बताना है उस धन के बारे में, तो इस वजह से यहाँ पे द आएगा। ठीक है, अगर ये इतना होता तो यहाँ पे ए भी सही था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई डोंट नीड मोर बुक्स, मुझे और किताबों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, एज माई ब्रदर हैड ऑलरेडी गिवन मी फ्यू बुक्स, क्यों, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे ना के बराबर किताबें दी हैं। अब मुझे और बुक्स की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे और बुक की आवश्यकता नहीं है, तो एक्चुअल में मेरे भाई ने मुझे कितनी बुक दी होंगी, बहुत सारी, जितनी भी थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्यू तो आएगा नहीं, या तो लिखो अ फ्यू, थोड़ी बहुत थी सारी दे दी, या फिर द फ्यू, यानी जितनी मात्रा थी वो कंप्लीट उसने मुझे बुक दे दी, इसीलिए मुझे और किताबों की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं हमारे लिटल, लिटल, द लिटल और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। एक जो अक्सर हमारे नॉर्मल जो सीईटी एग्जाम होते हैं, एचटेट के एग्जाम होते हैं, इनमें क्वेश्चन आ जाता है। और वो क्या होता है, वो ये वाला क्वेश्चन होता है, लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नॉलेज हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फ्यू वाले ये तो कैंसिल हो गए, हमें भरना है लिटल, लिटल और द लिटल में से। यहाँ पे लिटल का मीनिंग क्या है, ना के बराबर। अब एक चीज सोचना, जिसको नॉलेज है ही नहीं वो कोई खतरनाक है, नहीं है, और जिसको पूरी नॉलेज है वो भी खतरनाक नहीं है। खतरनाक क्या होता है, जब आधी अधूरी नॉलेज होती है। तो यहाँ पे आधी अधूरी नॉलेज मीन थोड़ी बहुत नॉलेज, तो यहाँ पे लिटल नहीं क्या लिखना पड़ेगा, अ लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो यहाँ पर अ लिटल आएगा।
क्लियर है जी ये चीज। तो ये हमारा यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।